बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी एक्शंस का विरोध हुआ है। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी एक्शन को लेकर विरोध दर्ज किया गया। कहा गया कि अमेरिका के एक्शंस गलत थे और भड़काऊ थे। ये देखिए, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे उत्तर कोरिया ने भी खुलकर अमेरिका का विरोध किया है। ऑपरेशन के बाद आज ट्रंप की भी एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक में आगे की क्या रणनीति होगी, जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होगी। लेकिन ट्रंप की तरफ से कई चीजें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इसमें किसी नागरिक को टारगेट नहीं किया गया था, परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया था और इसके बाद शांति बनाए रखना चाहिए। और ये भी चेता रहे हैं कि अगर कोई और हरकत हुई तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, और हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी एक्शन का विरोध हुआ। नॉर्थ कोरिया ने विरोध किया, इससे पहले रूस ने भी इसका विरोध किया। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं और कराची की तस्वीर है और एथेंस की तस्वीरें हैं। और ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के इन एक्शंस का विरोध अलग अलग शहरों में किया जा रहा है। अर्पिता, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के ही एक्शन का यहाँ पर विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर दरअसल इसलिए भी उतर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो। और इसको लेकर भी हमने कई तस्वीरें देखी जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध कुछ लेकर नहीं आता, सिर्फ तबाही लेकर आता है। और ये समझना होगा, जो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि युद्ध किसी भी कीमत पर खत्म हो। और देखिए, हमारे एक और सहयोगी अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ का रुख करता है। अशरफ, हमने 3 शहरों की बात की, 3 शहरों की तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि कैसे विरोध किया जा रहा है। अभी के ताज़ा हालातों में क्या आपको लगता है कि ये कहीं रुकने वाला है? जिस तरीके से अर्पिता भी कह रही थी कि लोगों में आक्रोश या गुस्सा इस बात को लेकर भी है, इस बात को लेकर भी लोग मांग कर रहे हैं कि अब तो कम से कम इस युद्ध को रोका जाए। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सभी से कहा जा रहा है, सभी देशों से आग्रह किया जा रहा है कि युद्ध को रोकने का कोई मैकेनिज्म बनाए। लेकिन क्या आपको ये युद्ध रुकता हुआ नजर आ रहा है इस समय? फिलहाल तो दिखता नहीं है कि ये युद्ध रुकेगा, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत जो है इजराइल ने ईरान पर हमले से की, और वो भी बहुत ही खतरनाक हमला जिसमें प्रमुख जो हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ साथ ईरानी सेना के प्रमुख कमांडर मारे गए। और उसके बाद जो है इजराइल जो है इन हमलों में कोई कमी नहीं ला रहा है। और ख़ास तौर से ईरान की तरफ से, ख़ास तौर से ईरान के विदेश मंत्री की अगर बात करें, उन्होंने कई बार ये साफ किया कि जब इजराइल की तरफ से हमले रुकेंगे तो वो भी जवाबी कार्रवाई को रोक सकते हैं। तो जाहिर है कि ईरान की दलील है कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जबकि एक जवाबी कार्रवाई अभी बाकी है जिसका दबाव ईरानी जनता भी ईरानी सरकार पर बढ़ा रही है। वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है ईरान के सरकार के समर्थन में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कल दिन भर कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। तो जाहिर है कि ईरान को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो धमाके हुए, उनकी जवाबी कार्रवाई कुछ न कुछ करनी होगी अपनी नाक को बचाने के लिए और अपनी साख्त को बचाने के लिए। तो जाहिर है कि अभी अब दुनिया भर की नज़रें इसी बात पर है कि ईरान की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ तो युद्ध चल ही रहा है। लेकिन जिस अंदाज से पहले ही सुप्रीम लीडर ने ये साफ किया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसका परिणाम भी बहुत भीषण होगा। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये कि हमले रुक नहीं रहे हैं। इजराइल की तरफ से अब ईरान पर हमले किए गए हैं और इसको जवाब कहा जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में जिन बड़े बड़े हमले किए, उसके बाद अब इजराइल का ईरान पर हमला जारी है। बिल्कुल, और देखिए, तेहरान पर भी दोबारा से स्ट्राइक्स की गई है। और खास बात ये कि तेहरान ही वो जगह है जहां पर ज्यादा स्ट्राइक्स की जा रही हैं इजराइल के द्वारा। कल भी हमने देखा, हालांकि देखिए नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में और कल बंदर अब्बास के इलाकों में भी इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई थी। लेकिन तेहरान ही वो सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, प्रभावित इलाका है जहां पे इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक्स की जा रही हैं। और देखिए, हम आपको यह बता रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका की स्ट्राइक से कैसे तेहरान के 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो B-2 बॉम्बर है उसका इस्तेमाल कैसे अमेरिका ने किया, इसकी खासियत क्या है, यह भी हम आपको समझा देते हैं। B-2 बॉम्बर वो स्ट्रेटेजिक, आप कह सकते हैं कि बॉम्बर्स है जो अमेरिका बहुत लंबे समय के बाद, अर्पिता, इसका इस्तेमाल किया गया। 2001 के बाद पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। 35 साल पुराना, जो भी इसको जानते हैं वो समझते हैं अमेरिका के कई बड़े जो मिशन रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, जिससे नजर आता है कि इस मिशन को अमेरिका ने कैसे प्लान किया और कैसे करीब 18,000 किलोमीटर तक ये जाते हैं और उतना ही वापस आते हैं। तो कई
लोग अब सवाल अमेरिका के इस पूरे प्लान पर भी उठा रहे हैं कि आखिरकार कैसे बना लिया ये और प्लान? गुआम बेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी दूरी भी अर्पिता करीबन 9,300 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो बॉम्बर्स की जो आप कह सकते हैं पेलोड होता है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्पिता अगर आप देखें कि इन बॉम्बर्स के अंदर करीबन 30,000 पाउंड से ज्यादा एक्सप्लोजिव लाया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि अब ऐसे बॉम्बर्स का इस्तेमाल अगर इजराइल अमेरिका की तरफ से किया गया तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि कितने ज्यादा बड़े अटैक, कितने ज्यादा विध्वंसक अटैक ईरान में हुए होंगे। और याद आता है सुमित, इंडिया जब मॉक ड्रिल हमने की और उसके बाद हमने जिस तरह से हमला कर दिया, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से ब्लफ ही था, आपने समय लिया लेकिन अंदाजा नहीं था कि अमेरिका अभी कुछ कर देगा, लेकिन वो करके दिखाया अमेरिका। बिल्कुल, और अमेरिका एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त लिया था, लेकिन एक तरीके का ब्लफ था। 2 दिन के अंदर ही अटैक्स को इनिशिएट कर दिया गया। और देखिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि हमला कैसे किया गया। 23 जून की रात को कैसे फूडो, नतांज और इस इस्फहान पर 3 बेसिस के ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कैसे अमेरिका ये जानता था कि अगर वो नहीं इसमें इन्वॉल्व हुआ तो निश्चित तौर पर जो इजराइल के ऑपरेशंस थे वो आप कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब अमेरिका तो इसमें कूद गया, लेकिन अब यही सवाल है कि अब ईरान, क्योंकि सारी गेंद जो है वो ईरान के ही अब कोर्ट में है। अब देखना होगा कि ईरान आखिरकार क्या करता है। लेकिन ये जरा 3 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। B-2 बॉम्बर से गिराए किस तरह से विस्फोटक। ऑपरेशन में 125 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई इन हथियारों से जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ईरान पर हमला हुआ। सुमित, बिल्कुल, और 3 तस्वीरें B-2 बॉम्बर्स के गिराए हैं विस्फोट, ये तस्वीरें। और ऑपरेशन में 125 लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया, इन्वॉल्व किया गया। ईरानी परमाणु ठिकाने इसके प्राइम टारगेट थे जिन पर यह अटैक किया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं B-2 बॉम्बर्स का। और तो जरा ये भी बता दें सुमित कि यूएन बैठक में दरअसल क्या हुआ है। देखिए, यूएन बैठक के अंदर सबसे खास बात यह कि जो अमेरिका थे उसके एक्शंस को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि रूस और चीन ने उसी तरीके के स्टेटमेंट दिए जो वो पहले भी दे रहा था। अमेरिका के एक्शंस को कंडेम किया, उनको कहा कि देखिए ईरान पर हमला करना बहुत गलत था, ईरान पर अमेरिका हमला गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ था, ये रूस की तरफ से कहा गया। इसके बाद चीन ने कहा कि मध्य पूर्व में बल प्रयोग से शांति बहाली संभव नहीं हो सकती। अर्पिता, बिल्कुल, और इसी को लेकर आखिरकार इस वक्त चिंता भी सबकी बनी हुई है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, और ये अमेरिका, अभी की अमेरिका केवल नहीं, यानी ट्रंप सरकार ही नहीं, इससे पहले भी अमेरिका का रुख यही रहा है और एक बार फिर से वही रुख नजर आता है। बिल्कुल, इजराइल ने कहा कि अमेरिका का एक्शन तारीफ के लायक है। इजराइल दरअसल अमेरिका के एक्शन से बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो ईरान पर हमला करना चाहता था वो लगभग पूरा हो चुका है। यानी ईरान की फैसिलिटी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो तबाह हो गई, और ये कम से कम लंबे समय तक ईरान के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो पूरा कर सके। और प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, अब कई तरीके की कल खबरें आई थी, हार्मुज के बंद करने की बात हो रही थी, अब सबसे ज्यादा नजर उसी पर है कि अगर ऐसा होता है तो ये असर जो है वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका पर तो फिर भी कम असर पड़ेगा, डायरेक्ट असर नहीं है, सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ेगा। और इसी को लेकर अमेरिका ने यह भी कहा है चीन से कि आप ईरान से बात कीजिए कि ऐसा करें नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान देखें तो उन्होंने कहा कि चीन जो कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसलिए उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि इस हॉर्मुज के स्ट्रेट से, यानी इस जलडमरू मध्य से, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के इलाके से अगर सबसे ज्यादा तेल और गैस कहीं जाता है तो वो चीन में जाता है, इसके अलावा भारत में जाता है, जापान में, साउथ कोरिया। ये वो एशियाई देश है जहां इस इलाके से जाने वाले तेल का 80% हिस्सा जो है वो जाता है। अगर आप भारत के लिहाज से भी देखें तो करीब करीब जो है वो 15 से 20 लाख जो बैरल है वो तेल भारत में आता है प्रतिदिन, जो भारत के कंजम्पशन का है वो इस इलाके से आता है। इसी तरह से चीन से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इससे प्रभावित कम होगा अर्पिता, इसलिए कम होगा क्योंकि अमेरिका का डिपेंडेंस इस इलाके में नहीं है, लेकिन इससे अमेरिका का पल्ला नहीं छूटता है क्योंकि अमेरिका के बेसिस है वहां पर उस इलाके के अंदर, चाहे सऊदी अरब हो, सऊदी अरब का सबसे ज्यादा तेल निर्यात जो है वो इस इलाके से होता है। इसके अलावा कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, ये तमाम वो देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात है, ये सारे वो देश हैं जो कि इस इलाके के अंदर आते हैं।
हैं इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर अगर ईरान करता है ऐसा। क्योंकि देखिए, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान ने इससे पहले कई बार इस बारे में बात जरूर की है, लेकिन ये नेवल ब्लॉकेड लगाना बहुत आसान नहीं है। ईरान के पास में एक भौगोलिक वेंटेज पॉइंट है, एक उसके पास में एक एडवांटेज है इस चीज का कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा करता है? और अगर इसका ऐसा किया जाता है तो ये समंदर के अंदर एक नया मोर्चा खोल देगा। इसका प्रभाव जो है वो आसपास के दूसरे मुल्कों पर भी पड़ेगा। इसलिए ईरान के ऊपर भी दबाव है इस चीज का। अमेरिका जो है वो दबाव बना ही रहा है, और अमेरिका और इसके इस दबाव के बीच में सबसे बड़ा खतरा इस चीज का है कि अगर ये जंग इस इलाके के अंदर फैली तो इसकी जद के अंदर ज्यादा बड़े इलाके आ सकते हैं। भारत के लिहाज से इससे अर्पिता, यहां बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर ये जंग दूसरे इलाकों में फैलती है, भारत के करीब 90 लाख से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं खाड़ी के इलाके के अंदर, तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता है। ऊर्जा के लिहाज से भारत की बड़ी चिंता है। साथ ही ईरान कह रहा है, यमन के जो हूथी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ईरान के समर्थन के अंदर वो लाल सागर और अदद की खाड़ी, यानी जो अरबियन पेनिनसुला है उसका जो दूसरा छोर है, वहां के इलाके को भी वो रोकेंगे और ब्लॉकेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ, ये सारी चीजें अगर के साथ कही जा रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित होगा, ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होगी, और ये पूरी दुनिया के लिए एक नया एडिशनल प्रेशर होगा। क्योंकि अगर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया अर्पिता, तो फिर ये दुनिया के लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर देगा। इसलिए जो सारी कोशिशें हैं, नजरें लगी हैं इस चीज को लेकर कि आज मॉस्को के अंदर क्या होता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी की जो कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर क्या होता है। और बिल्कुल बिल्कुल बड़े देखिए लेगा एक ऑलरेडी वॉर दुनिया देख रही थी रूस और यूक्रेन की, और अब दूसरी वॉर के बाद अब ये एक और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। निश्चित तौर पर दुनिया को डर है कि इससे महंगाई ना बढ़ जाए।